स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। जहां सबसे पहले बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के चुनाव प्रक्रिया की कर दी बड़ी तारीफ, क्या कहा। वहीं बताएंगे भारत ने अमेरिका को भी कर दिया पीछे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस टेक्नोलॉजी पर कह दी बड़ी बात, पूरी दुनिया ने सुनी मोदी की बात। तो वहीं क्या कनाडा में गिर जाएगी जस्टिन ट्रूडो की सरकार। वहीं सऊदी अरबिया के लिए सिर दर्द बने पाकिस्तानी भिखारी, कार्रवाई की दे दी है सऊदी अरब ने चेतावनी दोस्तों। तो वहीं श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या का भारत से क्या है खास कनेक्शन। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के काफिले में सबसे बड़ी चूक, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कर दी भारत के चुनाव प्रक्रिया की बड़ी तारीफ। यूएनएससी में सुधार का भी किया समर्थन। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में अपने संबोधन में कहा है कि इस वर्ष दुनिया के कई देशों में लोगों ने शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए अपना भविष्य चुना है। इसके लिए उन्होंने भारत, घाना और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने भारत की विशाल लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा की। बाइडेन ने कहा कि हमने देखा है कि दुनिया भर में लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना भविष्य चुन रहे हैं। घाना से लेकर भारत और दक्षिण कोरिया तक दुनिया की 1/4 आबादी चुनावों के जरिए अपने नेताओं को चुन रही है। ये बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आखिरी संबोधन था। उन्होंने कहा कि 1972 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने के बाद से अब तक उन्हें भविष्य को लेकर इतनी उम्मीद कभी नहीं हुई जितनी आज है। यानी कि जाते जाते उन्होंने भारत की भी तारीफ कर ही दी। अपने इस बयान से वो भारतीयों के दिलों में एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़कर जाना चाह रहे हैं। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को भी कर दिया पीछे। पीएम मोदी ने 5G टेक्नोलॉजी पर कह दी बहुत बड़ी बात पूरी दुनिया की। इस पर पैनी नजर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत की उपलब्धि पर जोर दिया और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 5G मार्केट के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत की 5G मार्केट अमेरिका की 5G मार्केट से बहुत बड़ी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। खास बात है कि भारत ने ये उपलब्धि 2 साल के अंदर हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत में 5G की एंट्री 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। इसके एक हफ्ते बाद इसे यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया था। मोदी ने कहा कि आज भारत बिल्कुल अलग तरीके से कनेक्ट है। भारत अब मेड इन इंडिया 6G नेटवर्क पर काम कर रहा है। अमेरिका की तरह ही भारत में 5G नेटवर्क उपलब्ध किया गया है दोस्तों। तो वहीं सबसे बड़ी खबर बता दें, क्या कनाडा में गिर जाएगी जस्टिन ट्रूडो की सरकार। विपक्ष ने पेश कर दिया विश्वास प्रस्ताव। दरअसल भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे का सामना कर रही है और मुख्य प्रतिद्वंदी ने मंगलवार को सत्तारूढ़ लिबरल्स के खिलाफ संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जो उनकी अलोकप्रिय अल्पसंख्यक सरकार की पहली बड़ी परीक्षा है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस के बाद बुधवार को लंबे समय से अटके कंजर्वेटिव प्रस्ताव पर मतदान होना है और माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार के सामने संकट आ सकता है। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो को घरेलू मोर्चों पर कई मुद्दों पर विरोधों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम ओपिनियन पोल्स में उन्हें काफी पीछे दिखाया गया है। तो वहीं संसद में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद से सरकार चला रही थी, लेकिन अब एनडीपी ने उनके समर्थन वापस ले लिए हैं, जिसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है। तो वहीं ट्रूडो सरकार के अल्पमत में आने के बाद से मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं, जिससे ट्रूडो की सरकार पर खतरा बढ़ गया है। वैसे आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का टाइम आ चुका है, उनको जाना चाहिए, किसी नए को कनाडा में आना चाहिए एज अ गवर्नमेंट। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, उमराह की आड़ में भिखारियों को भेज रहा पाकिस्तान, गुस्साया सऊदी अरबिया, दे डाली चेतावनी। जी हाँ, सऊदी अरब के लिए सिरदर्द बन गए हैं पाकिस्तानी भिखारी। बता दें सऊदी अरब ने उमराह की आड़ में अपने देश में आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। सऊदी अरब ने साथ ही पाकिस्तान से उन्हें खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने अपनी खबर में यह बताया कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति को नियंत्रित कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तान के उमराह और हज यात्रियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खबर में कहा गया है कि सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को चेतावनी जारी किया है, जिसमें उमराह वीजा के तहत पाकिस्तानी भिखारियों को खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। दोस्तों सऊदी अरब ने भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को यह बड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि सऊदी किंगडम इसको एक बहुत बड़ी समस्या मान रहा है और है भी। दोस्तों सऊदी ने पाकिस्तानी सरकार को भी अपील की है कि वे ऐसे उपाय ढूंढे जिनसे भिखारी धार्मिक यात्रा के बहाने सऊदी अरबिया में प्रवेश न कर सके। तो वहीं आपको बता दें श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या का भारत से है खास कनेक्शन। इस यूनिवर्सिटी में की है उन्होंने पढ़ाई। जी हाँ, श्रीलंका में राष्ट्रपति पद पर अनुराग कुमारा दिशा नायक के काबिज होने के बाद अब नए प्रधानमंत्री रूप में हरिनी अमर सूर्या ने मंगलवार को शपथ
शपथ ग्रहण किया। इसी के साथ हरिनी श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। 54 वर्षीय अमर सूर्या नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका भारत से एक खास रिश्ता है। उन्होंने अपने कॉलेज के शुरुआती साल दिल्ली विश्वविद्यालय में बिताए हैं। मंगलवार को श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाली 54 वर्षीय शिक्षाविद से राजनेता बनी हरिनी ने 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। जी हाँ, अमर सूर्या जो 2000 में सीरी मावो भंडार नायके के बाद प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली पहली महिला भी हैं। उन्होंने 1991 से 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने कॉलेज की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा पर गर्व भी जताया है। दोस्तों वहीं आप लोग हरिनी जी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान है आज। उमर अब्दुल्ला समेत 239 उम्मीदवारों की किस्मत लगा दांव पर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 25 सितंबर यानी आज को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। 25,78,000 मतदाता 26 विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरे। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधानसभा का दूसरा चरण जम्मू कश्मीर के 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें कश्मीर संभाग में गांधरबल, श्रीनगर और बडगाम, जम्मू संभाग में रियासी, राजौरी और पुंछ शामिल है। ईवीएम सहित सभी मतदान सामग्री मतदान कर्मचारियों को वितरित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, पीडीपी के आगा सैयद मुतंजीर मेहदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित कई प्रमुख चेहरे मैदान में है। वहीं आपको बता दें, राफेल एम के साथ LCA-N एयरक्राफ्ट फ्रांस से सौदेबाजी के बीच DRDO का एक और धमाका कैसे महाविनाशक बन रही है नेवी अपनी। बता दें, भारतीय वायुसेना हल्के लड़ाकू विमान को बनाने के पीछे अपना पूरा ताकत लगा रही है और भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बना रहा है। वहीं अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख भारतीय नौसेना को LCA का नौसैनिक वेरिएंट खरीदने का भी ऑफर दिया गया है और रिपोर्ट है कि DRDO ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना ने 2018 में LCA नेवी में दिलचस्पी जताई थी। हालांकि बाद में इसमें बदलाव आया क्योंकि सेना ने विदेशी लड़ाकू जेट के साथ जाने का फैसला किया और टेड BF के ऑपरेशनल होने का इंतजार किया। जबकि इस बीच 6 फरवरी 2023 को LCA नेवी नए कमीशन किए गए विमान वाहक पोत INS विक्रांत के डेक पर उतरा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्लियर मानना है कि हमने जो गलतियां पास्ट में की हैं उन सब को हम सुधार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमे की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा सरकार ने नहीं लिया कोई निर्णय। जी हां, पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सैन्य मुकदमा चलाने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय को बताया गया कि संघीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने 9 मई 2023 को रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला किया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 100 से ज्यादा लोगों को सैन्य अदालतों में मुकदमे के लिए सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया गया था। कई सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इमरान खान पर सैन्य अदालत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जी हाँ, इमरान खान ने अपने मुकदमे की सुनवाई सैन्य अदालत में किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं बता दें, इजराइल में सुरक्षित है भारतीय कामगार। हिजबुल्लाह से जंग के बीच राजदूत का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ, भारत में इजराइल के नए राजदूत रियूवेन अजार ने कहा है कि उनके देश में भारतीय कामगार सुरक्षित हैं। रियूवेन ने कहा कि इजराइल में भारतीय कर्मचारी सुरक्षित इलाकों में काम कर रहे हैं और संघर्ष से दूर हैं। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल में करीब 9,000 से 10,000 भारतीय कामगार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कामगार और खतरनाक जगहों के बीच काफी दूरी है। इजराइल ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों की भर्ती की है। बीच में भारतीय कामगारों में इस स्किल की कमी को लेकर पैदा हुए विवादों के बाद इजराइल ने फिर 15,000 नए भारतीय कामगारों की भर्ती करने का ऐलान किया है। वहीं बता दें, IDF के हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 550 पार, 1800 से ज्यादा घायल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी बड़ी पुष्टि कर दी है। दोस्तों तो वहीं बता दें, अमेरिका के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं तुर्की के खलीफा एर्दोगन। कह रहे हैं प्लीज प्रतिबंध हटा दो अमेरिका। जी हां, तुर्की के स्वयं घोषित खलीफा राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को अमेरिका से तुर्की की कुछ रक्षा खरीद को रोकने वाले प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध किया। तुर्की नाटो सहयोगी देश है, लेकिन रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के कारण अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। एर्दोगन ने कहा कि अमेरिका के ये प्रतिबंध नाटो सहयोग
सहयोगियों की दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता में बाधा डालते हैं। अमेरिका और तुर्की के बीच कई मुद्दों पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। इनमें पूर्वी भूमध्य सागर, सीरिया और गाजा में नीतिगत मतभेद से लेकर तुर्की की रशिया से नजदीकी तक शामिल है। अमेरिका ने 2019 में इसी कारण तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी हटा दिया था। दोस्तों वही बता दें, पाकिस्तान में अब कट्टरपंथी भी आयात करेंगे। जी हां, भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को न्योता देकर घर में ही घिर गई शहबाज सरकार। दोस्तों भारत में कई गंभीर मामलों में आरोपी और भगोड़ा घोषित हो चुका जाकिर नाइक जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है। हम लगातार ये खबर कवर कर रहे हैं। फिलहाल मलेशिया में रह रहा ये जाकिर नाइक अपने बेटे फारूक के साथ अगले महीने अक्टूबर में पाकिस्तान आने वाला है। पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर आ रहा जाकिर अपने बेटे के साथ 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में कार्यक्रम करेगा। जाकिर नाइक को बुलाने के शहबाज शरीफ सरकार के फैसले पर पाकिस्तान में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जाकिर का विरोध करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राजनायक हुसैन हक्कानी का भी नाम है। अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके विदेश मामलों के जानकार हुसैन हक्कानी ने जाकिर को बुलाने के फैसले पर पाकिस्तान सरकार से फिर से सोचने की गुजारिश की है। हक्कानी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान को इस निमंत्रण पर फिर से विचार करना चाहिए। ये हमारी धार्मिक कट्टरपंथियों की मेजबानी करने वाले देश की छवि मजबूत करेगा। कट्टरपंथी धर्म प्रचारकों के मामले में पाकिस्तान पहले ही आत्मनिर्भर है। हमें ऐसे लोग आयात करने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया पर बताया है कि खुद उसको पाकिस्तान की सरकार की तरफ से न्योता मिला है और वो इस न्योते पर अक्टूबर में पाकिस्तान जरूर जाएगा, अपने बेटे के साथ जाएगा। काफी लोग जाकिर के से जुड़े इन विवादों का हवाला देते हुए उसको पाकिस्तान बुलाने पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई उसका समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन वाकई में शहबाज शरीफ ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जाकिर नाइक को पाकिस्तान बुलाकर। वहीं बता दें, एशिया में तीसरा सुपर पावर कंट्री बन गया अपना भारत। जापान और रशिया रह गए पीछे। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल। बता दें, भारत ने अपनी शक्ति का ऐसा परचम लहराया है कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानने पर मजबूर हो गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत ने दुनिया के कई ताकतवर देशों को पछाड़ते हुए शीर्ष 3 में अपनी जगह बना ली है। एशिया भौगोलिक क्षेत्र में अमेरिका और चीन का दबदबा कायम है। इन दोनों देशों के बाद भारत अब तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत ने रूस और जापान जैसी महाशक्तियों पावरफुल कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। इस रैंकिंग में 39.1 के स्कोर के साथ भारत के ने अपनी वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि जापान 38.9 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। तो वहीं पाकिस्तान की हालत इस रैंकिंग में और भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। लोवी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि एशिया में शक्ति का संतुलन अभी भी अमेरिका और चीन के हाथ में है, लेकिन भारत की उभरती धमक इस स्थिति को बदल सकती है। तो वहीं चीन की आर्थिक और सैन्य वृद्धि लगातार जारी है, लेकिन उसकी इस शक्ति स्थिर हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की शक्ति ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, बल्कि वो एक अस्थिर अवस्था में है। वहीं बता दें, मुस्लिमों के अपने वेटिकन में क्या होगा खास, इस देश ने यूनाइटेड नेशन में किया बनाने का ऐलान। दोस्तों, अल्बानिया अपनी सीमाओं के भीतर एक संप्रभु मुस्लिम माइक्रो स्टेट स्थापित करने की योजना बना रहा है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने घोषणा करते हुए कहा है कि इस माइक्रो स्टेट को सूफी संप्रदाय चलाएगा, जिससे धार्मिक सद्भाव और संवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। अल्बानिया की राजधानी तिराना के भीतर छोटा वेटिकन जैसा एनक्लेव बेत्ताशी मुसलमानों के लिए राजनीतिक घर के रूप में काम करेगा। बेत्ताशी अल्बानिया के सुन्नी मुसलमानों, रूढ़िवादी ईसाइयों और कैथोलिकों के बाद चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। वहीं बता दें, हिंदू हमारे नागरिक उनकी देखभाल कर रहे हैं। जी हाँ, हमलों पर अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार ने दिया बयान। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि उनकी सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी हिंदू देश के नागरिक हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। हुसैन से जब पूछा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमलों को लेकर क्या कदम उठा रही है, तो उन्होंने कहा जो भी हिंसा हुई है उसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के रूप में दिखाया जा रहा है। ये सही नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय मीडिया को इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से बाहर आना चाहिए। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू हमारे नागरिक हैं और हम उनकी देखभाल कर रहे हैं। देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद इस साल अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार का पतन हुआ। इस दौरान देश में अस्थिरता और अशांति देखी गई। इसी दौरान अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को लक्षित करने वाली कई हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई थी। वहीं बता दें, व्लादिमीर पुतिन का युद्ध फेल हो गया, यूक्रेन अभी भी आजाद है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बाइडेन का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, संयुक्त
राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को संबोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आक्रामकता के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और बढ़ते संघर्षों को खत्म भी करेंगे। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम महज विरोध करके काम चला सकते थे, मगर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मैंने समझा कि ये एक हमला था। हमारे नाटो सहयोगी और 50 से अधिक इसके विरोध में खड़े हुए। अच्छी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन का युद्ध फेल हो गया, यूक्रेन अभी तक आजाद है। वही बता दें, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खालिस्तानियों की चाल हुई नाकाम, पुलिस ने एक को कर लिया गिरफ्तार। दोस्तों, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय समुदाय के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को खालिस्तान समर्थकों द्वारा बाधित करने की कोशिश नाकाम कर दी गई। न्यूयॉर्क पुलिस ने कार्यक्रम स्थल के पास एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटा दिया। उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों की प्रदर्शन सामग्री को भी जब्त कर लिया। तो वहीं क्या आपको पता है, जब लेबनान से इजरायली सैनिकों को खदेड़ने के लिए भेजी गई थी भारतीय सेना, क्या है यूनिफिल मिशन? दोस्तों, लेबनान और इजरायल के बीच का संघर्ष 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद शुरू हुआ और कई बार युद्धों और टकरावों में बदल चुका है। प्रमुख रूप से 1982 में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह नामक शिया मिलिशिया उभरा और उसने इजरायल के खिलाफ संघर्ष किया। 2006 का युद्ध इस संघर्ष का मुख्य अध्याय था, जिसमें हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। वहीं बता दें, पेजर ब्लास्ट से अमेरिका तक डर गया। दोस्तों, सड़कों पर लाखों कारों से महाविनाश देखकर अमेरिका की रूह कांप गई। चीन पर लगा दिया ये बैन। दोस्तों, लेबनान में पेजर बम विस्फोट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट ने तकनीक के खतरनाक इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में घबराहट पैदा कर दी है। इजरायल विरोधी लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस हमले के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। वहीं बता दें, पुलवामा आतंकी हमले के आरोपी की हार्ट अटैक से हुई मौत, जम्मू के अस्पताल में था भर्ती। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के एक आरोपी की सोमवार यानी 23 सितंबर की रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी उम्र 32 साल थी। उसे जम्मू के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वहीं बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस के साथ बहुत बड़ी मुठभेड़, 30 से 40 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना, दोनों ओर से हो रही बमबारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मौके पर 30 से 40 नक्सलियों की मौजूदगी है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ जिला सुकमा के थाना चिंतलनार क्षेत्रागत करणकनगुंडा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है। वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले में बड़ी चूक, डिवाइडर से होते हुए बीच में आ घुसी फॉर्च्यूनर कार, अधिकारियों के फूले हाथ पांव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में मंगलवार को बड़ी चूक देखने को मिली। यूपी के बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली के ठीक सामने से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला निकल रहा था, तभी डिवाइडर की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी जाते हुए आ घुसी। फॉर्च्यूनर गाड़ी में पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। सीएम योगी के काफिले में अनजान गाड़ी को देखकर पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल के सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में गाड़ी रुकवाई। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की जांच पड़ताल की। गाड़ी का नंबर प्लेट टूटी होने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान भी कर दिया। जी हां, वही बता दें, भाजपा नेता नितिन गडकरी ने ऐसा बयान क्यों दिया कि चौथी बार हमारी सरकार बनेगी, इसकी गारंटी नहीं। मगर दोस्तों, पूरी बात आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने कैबिनेट सहयोगी रामदास अठावले की उनकी सरकार में अपने कैबिनेट पद को बरकरार रखने की क्षमता पर जोरदार तंज कसा। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी जी ने कहा कि चौथी बार फिर से हमारी सरकार बनेगी। इस बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि रामदास अठावले फिर से मंत्री बनेंगे। इस दौरान रामदास अठावले भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि इसके बाद नितिन गडकरी ने कहा कि वो मजाक कर रहे थे। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया अठावले और बीजेपी कांग्रेस सहयोगी पिछले 3 बार से लगातार मंत्री है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजेपी के सत्ता में आने पर वो फिर से मंत्री बनेंगे। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं बता दें, जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की अब होगी जांच। उड़ीसा सरकार ने लिया सबसे बड़ा अहम फैसला। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने मंगलवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी की गुणवत्ता की जांच करने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशु वसा यानी चर्बी के कथित इस्तेमाल हो, ये लेकर विवाद के बीच फैसला लिया गया है। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि यहां तक कि इस तरह का कोई आरोप न लगे, लेकिन प्रशासन 12वीं सदी के मंदिर में कोठा भोग यानी देवताओं के लिए प्रसाद और बाराडी भोग यानी ऑर्डर पर प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घी की गुणवत्ता की जांच करेगी। वहीं बता दें, शंकराचार्य सरस्वती ने दिया विवाद
विवादित बयान, कहा भाजपा करती है बीफ का निर्यात, ओवैसी को देंगे वोट। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पटना पहुंचे और गौ हत्या को रोकने के लिए एक कठोर कदम कानून बनाया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि गौरक्षा को लेकर कानून बने, इसको लेकर हम लोगों ने कई राजनीतिक दलों को जिताया, लेकिन अब तक किसी ने भी कानून नहीं बनाया। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ रक्षा आंदोलन को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। जी हाँ, तो वही बता दें, उत्तर प्रदेश में खाने की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य है, जरूरी कर दिया गया जूस, दाल और रोटी में पसीना, थूक, मूत्र मिलाने पर एक्शन में योगी सरकार। दोस्तों, प्रदेश में आए दिन खाने पीने वाली चीजों में मल मूत्र पसीना मिलाने को लेकर योगी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। खान पान की चीजों की शुद्धता, पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए गए। खान पान में के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा अनिवार्य कर दिया गया है। शेफ हो या वेटर हो, लगाना होगा मास्क और ग्लव्स। होटल या रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली खबर में दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय